हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, कि सब्सटेंस का ड्यूअल बिहेवियर क्या है ना। तो देख लेते हैं क्या कहा था डी ब्रोगली साहब ने। ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बताया था कि एक्चुअल में ड्यूअल बिहेवियर क्या है, ड्यूअल बिहेवियर क्या है ये। तो डी ब्रोगली इन 1924 क्या कहा इन्होंने, 1924 में डी ब्रोगली साहब ने प्रपोज दैट मैटर शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर जस्ट लाइक रेडिएशन। क्योंकि ये नॉन फैक्ट है और अभी अभी हमने पार्टिकल नेचर के बारे में इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में डिस्कस किया भी है कि जो रेडिएशन होती है वो दोनों तरह का नेचर शो करती है। रेडिएशन जो होती है, ठीक, वो दो तरह के नेचर शो करती है। वेव नेचर, अगर उसके मोशन की बात करें रेडिएशन के, तो वेव नेचर भी शो करती है, साथ में वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। अभी अभी हम देख करके आए हैं, ठीक है। वेव नेचर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि जो कोई रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो वेव नेचर शो करती है। तो जैसे इंटरफेरेंस की एक फिनोमिना होती है, इंटरफेरेंस हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, और दूसरा है डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दो, हिंदी में इसको बोलते हैं विवर्तन। तो हिंदी में ऐसी ज़्यादा नीड नहीं है इन टेक्निकल टर्म को, बस मीन्स पता होना चाहिए। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ रेडिएशन की हमने पार्टिकल नेचर की बात की थी। तो ये वेव नेचर के फेवर में जो एविडेंस हैं वो कौन कौन से हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करती है, एक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। साथ ही हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि हाँ, इन एक्सपेरिमेंट्स में या इन प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो करती है। तो कौन कौन से, जैसे आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव की टॉपिक को अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। एक इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, या किसी का भी लाइन स्पेक्ट्रम अगर है तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जो रेडिएशन है वो कैसी नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें कि ये प्रूफ हो जाता है कि जो रेडिएशन है वो दोनों तरह की नेचर शो करती है। सिमिलरली डी ब्रोगली साहब ने 1924 में कहा कि जैसे रेडिएशन, अगर मोशन की बात करें रेडिएशन के, तो दोनों तरह की नेचर शो करती है, वैसे ही जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक, तो अगर हम इनके मोशन की बात करें जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इनके मोशन की बात करें तो ये भी दो तरह का मोशन शो करते हैं। एक तो पार्टिकल मोशन या पार्टिकल नेचर, सेकंड है वेव नेचर या वेव मोशन भी कह सकते हो, वेव मोशन। तो दो तरह का मोशन है, एक पार्टिकल नेचर या पार्टिकल मोशन, और दूसरा क्या हो गया, वेव मोशन, ठीक। अब अपनी माइंड में थोड़ा सा ये देख लें कि पार्टिकल कैसे मूव करता है, कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इस तरह से, जिग जैग, ठीक, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दूसरे पार्टिकल से टकरा जाए, है ना, उसकी कोलिजन हो जाए, या फिर कंटेनर की वॉल से टकरा जाए, तो इस तरह से पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करता है। तो ये एक तरह से आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि पार्टिकल मोशन की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा, जिग जैग, ठीक है। दूसरा वेव मोशन की अगर बात आई तो माइंड में ऐसे फिक्स कर लीजिए कि कहीं ना कहीं इस तरह से जो है ये वेव मोशन है ना, इस तरह से, ठीक, जिसमें कि हम पढ़ भी चुके हैं कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक को क्रस्ट और एक को ट्रॉ बोलते हैं,
ठीक, ये पॉजिटिव वेव फंक्शन और यहाँ पे नेगेटिव वेव फंक्शन, और इसको क्या बोल देते हैं, इतनी दूरी को हम लैम्डा बोल देते हैं, जिसे बोलते हैं वेव लेंथ, है ना। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, अगर उनके मोशन की बात करें तो वो भी दो तरह का मोशन शो करते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, मैटर है। तो बस मेन लाइन इन्होंने यही कही कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दोनों मोशन शो करती है, सिमिलरली जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनके मोशन की बात करें, जो कि एक मैटर है, रियल में पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, तो वो भी दो तरह का मोशन शो करते हैं। डिपेंड करेगा आपने कौन से एक्सपेरिमेंट में इनको ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब इसमें भी जिस तरह का एक्सपेरिमेंट वेव नेचर के फेवर में जो ये एविडेंसेस हैं दोनों, तो जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ये दो फिनोमिना ऑब्जर्व होते हैं, उसी तरह से अगर ये फिनोमिना इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ऑब्जर्व किए जाएं तो सिमिलरली हमें ये दोनों फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। निकल्सन का एक एक्सपेरिमेंट था, एक्स रे के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्स रेज को पास किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, और बाद में उनका डिफ्रैक्शन कराने के बाद एक क्रिस्टल यहाँ पर ले लिया मेटल का, उससे अगर ये जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराने के बाद जब उनका फोटोग्राफ लिया गया, किस पर लिया गया होगा फोटोग्राफ, किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक्सरे के लिए किया, और एक्सरे का ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें कुछ कंसेंट्रिक रिंग दिखाई दी, इस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर कंसेंट्रिक रिंग दिखाई दी। सिमिलर एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए किया, एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो जैसा पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न ये एक्स रेज शो कर रही थी, वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न किसने शो किया है, जब इलेक्ट्रॉन को सिमिलर एक्सपेरिमेंट से पास किया गया, तो उसी तरह की कंसेंट्रिक रिंग किसने शो की है, इलेक्ट्रॉन ने, जिससे ये प्रूफ हो गया कि हाँ, जैसा मोशन एक्स रेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिस तरह का पैटर्न या जिस तरह का मोशन एक्स रेज ने शो किया था, उसी तरह का मोशन किसने शो किया है, इलेक्ट्रॉन ने। तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ, जैसे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे ने दिया था, वैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन ने दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि मैटर भी या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी अगर उनके मोशन की बात करें तो वेव मोशन शो करते हैं। सिमिलर एक्सपेरिमेंट पार्टिकल नेचर के फेवर में किया गया, क्या कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, वैसा ही एक्सपेरिमेंट जब इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया तो सिमिलर रिजल्ट देखने को मिले। उसमें भी रिजल्ट कैसे देखने को मिले, सिमिलर रिजल्ट देखने को मिले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए देखने को मिला। तो इन्होंने क्या कहा, डी ब्रोगली ने, कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर एक समय में एक एक्सपेरिमेंट में अगर वेव मोशन शो कर रहा है, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तो ये नहीं कि हाँ बीच में ही उसमें पार्टिकल की तरह मूड कर गया, जी अब मैं तो पार्टिकल की तरह चलूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक एक्सपेरिमेंट में वेव मोशन शो कर रहा है तो वेव मोशन शो करेगा, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक। अगर एक एक्सपेरिमेंट में लग रहा है कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो फिर वो पार्टिकल नेचर ही शो करेगा, है ना। ये बातें इन्होंने कही, तो उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ। क्या इन्होंने बात की कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह का नेचर शो करती है और उनके फेवर में ये एविडेंसेस हैं, उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी दो तरह का मोशन शो करते हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अगर आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहाँ वेव मोशन शो करेगा, और अगर आप पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हो तो फिर इन एक्सपेरिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक तरह से एविडेंसेस हैं। ये एविडेंसेस हैं दोनों वेव नेचर के फेवर में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए होता है वैसे ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होता है। ऐसे ही इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हाँ, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसा नेचर शो करता है,
वो वेव मोशन शो करता है। कैसा मोशन शो करता है? किसी एटम में वेव मोशन शो करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इनका मैथमेटिकली कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, इस रिलेशन को देख लेते हैं कि जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तब उसकी एनर्जी क्या होगी? मास एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc²। ठीक है। और जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है, तो उस समय एनर्जी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू hν। ठीक है। अब हम अगर इन दोनों को इक्वल करें, दोनों को कंपैरिजन करें, तो क्या हो जाएगा? hν इज इक्वल टू हो जाएगा mc²। ठीक, अब हम जानते हैं सिंस न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ। ठीक है, तो hc/λ क्या हो गया? mc² के इक्वल हो गया। स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, तो h/λ इज इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू सी। ठीक है, अब m इंटू पी इज इक्वल टू क्या होता है? हम सब जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ हम p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो h/λ इज इक्वल टू क्या हो गया? m इंटू वी। क्या हो गया? m इंटू वी। अब m इंटू वी चूंकि किसके इक्वल होता है? p के इक्वल होता है, तो हम क्या रख सकते हैं इस इक्वेशन में? h/λ इज इक्वल टू p, या ऐसे कह लीजिए p इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। क्यों? क्योंकि h क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। h क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट, TANT कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? प्लांक कांस्टेंट। तो ये रिलेशन निकल करके आता है। तो क्या कहा इन्होंने कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अगर हम मोशन की बात करें, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेवलेंथ के। मतलब किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी कम होगी। ठीक, तो इस रिलेशन को देखो प्रूव करने के लिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये रूल जो है काम करेगा या नहीं करेगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही केवल वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों तरह की नेचर शो करेंगे, या मैक्रो ऑब्जेक्ट भी इस तरह की नेचर शो कर सकते हैं। तो कुछ डेटा हैं या कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ देखने जा रहे हैं। क्या? कि केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करेंगे, या जैसे हम कोई लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करने लगे, जैसे कि बुलेट है, बंदूक से अगर बुलेट निकल रही है, तो क्या वो भी वेव नेचर शो कर सकती है ना? क्योंकि हमें पता है लार्ज ऑब्जेक्ट तो जैसे अर्थ है, प्लेनेट है, वो सब क्या है? एक स्पेसिफिक मोशन शो करते हैं और बहुत स्लो मोशन करते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं इनका जो पाथ है वो इस तरह से शो होता है। ठीक है, इस तरह से शो होता है। तो अब इनकी जो नेचर है, ये हमें पता है कि लार्ज ऑब्जेक्ट जनरली जो है पार्टिकल नेचर शो करते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट कैसी नेचर शो करेंगे? पार्टिकल नेचर शो करते हैं। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन से देख लेते हैं कि ये बातें सही भी हैं या नहीं। तो अभी हमने देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? h/p। इसे p भी लिख सकते हैं, mb को, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/p, या p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? वेलोसिटी। तो लेट अस मेजर द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कि हम कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से। तो हम उसके लिए अगर हम लैम्डा को ऑब्जर्व करें, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? h क्या है? 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक, उसके बाद m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31, और 10⁻6 क्या है? ये वेलोसिटी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा जो आता है वो 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर आता है। ठीक, मतलब
जो लैम्डा आया है वो एक तरह से मिजरेबल है। अभी अभी देखो कंपेरिजन हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम, अब वो तो था माइक्रोस्कोपिक पार्टी के लिए, अगर हम किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास ज़्यादा हो, उसके लिए अगर हम सिमिलर कैलकुलेशन करें, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए टायर, कितना है उसका वेट 10 किलो एंड मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें किसी लार्ज ऑब्जेक्ट की, अब उसके मोशन की बात करें कि वो पार्टिकल मोशन शो करेगा या वेव मोशन शो करेगा, तो ये कह रहे हैं कि लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए जो लैम्डा निकल के आती है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। ठीक है, बहुत माइन्यूट लैम्डा आती है कि जो कि मीजरेबल नहीं है। एक तरह से मैं ऐसे भी आप अपने माइंड में फिक्स कर सकते हो कि ये कैसा देखने को लग रहा है, बस ऐसे ही देखने को लग रहा है जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन शो कर रहा हो, और ये जो लैम्डा है वो कैसी है, नॉट मीजरेबल। देखो है ना, ये जो लैम्डा है वो कैसी है, नॉट मीजरेबल है, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है। देखो निकल करके कैलकुलेशन देखो, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, और ये क्या है, हाँ ये कैलकुलेशन गलत हो गई है। यहाँ क्या रखना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ 1, और ये 10⁻6 की जगह क्या आ जाएगा, ये मास तो है 10 kg सॉरी, और ये मीटर पर सेकंड ये हो गई वेलोसिटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो जो कैलकुलेशन आ रही है वो क्या आ रही है, बस पावर पे आप फोकस करो, बाकी जितनी भी कैलकुलेट होकर के आ रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कि पावर अगर हम देखें तो क्या है, -34। ठीक है, यहाँ आकर के कितनी होगी, -36। ठीक, 10 से डिवाइड किया होगा, फिर उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया होगा। ठीक, तो 10⁻⁻36 का मतलब क्या है, ये काफ़ी लो वैल्यू है, जो कि कह सकते हो कैन नॉट बी मीजर्ड, नॉट मीजरेबल, MEASURABLE, नॉट मीजरेबल। तो ये इतनी लो वैल्यू है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। यही एक तरह से हाइजेनबर्ग का एप्लीकेशन भी है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अभी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए क्योंकि मास ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, इसी वजह से वो नॉट मेजरेबल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट है वो कैसी नेचर शो करते हैं, केवल पार्टिकल नेचर, वेव नेचर वो शो नहीं करते, क्योंकि उनके लिए जो लैम्डा होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है या नॉट मीजरेबल होती है। वो ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल एक पार्टिकल की तरह स्ट्रेट मोशन शो कर रहा है। आगे कह रहे हैं देखो, 10 वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज मीजरेबल एंड सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। ठीक, तो जो लैम्डा है वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक, देखो यहाँ भी हालांकि -10 है, लेकिन फिर भी अगर लार्ज ऑब्जेक्ट से कंपेयर की जाए तो उसके कंपेयर में मीजरेबल है, कैन बी इजीली मीजर्ड। ठीक, for microscopic bodies the wavelength of associated waves is shorter than any electromagnetic radiation and cannot be measured। तो ये कह रहे हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, जैसे अभी 10 किलो का 10 kg का टायर की बात कर रहे थे, अर्थ की बात करने लगो, प्लेनेट की बात करने लगो, ठीक, या कोई बुलेट निकली है वो बंदूक से, तो वो कितनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसका वेट क्योंकि लार्ज है तो वो पार्टिकल नेचर ही शो करेगी। तो कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वेवलेंथ एसोसिएटेड विद वेव्स इज शॉर्टर, काफ़ी शॉर्ट होती है, देन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब सबसे शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो कौन सी होती है, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, इनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होती है, और एनर्जी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। तो इवन उनके कंपेयर में भी इनकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होती है और नॉट मीजरेबल होती है। तो ये था ऑल अबाउट डी ब्रोगली कंसेप्ट, कि इन्होंने प्रूव भी कर दिया हाँ कैसे लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए लैम्डा कम है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि पार्टिकल नेचर के फेवर में एविडेंस हैं और देते हैं, और जो कौन कौन से ऐसे हैं जो वेव नेचर के फेवर में एविडेंस देते हैं। इन्होंने और क्या कहा कि इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो वेव नेचर है वो डोमिनेंट करेक्टर है। कैसा करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर है, जबकि पार्टिकल नेचर कैसी करेक्टर है, रेसेसिव करेक्टर है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइजीनबर्ग प्रिंसिपल की। इन भाई साहब ने क्या क्या कहा, इन्होंने भी सेम कंपेयर की है लार्ज ऑब्जेक्ट की स्मॉल के साथ। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी लार्ज ऑब्जेक्ट जिसका कि मास ज़्यादा है उसके मोशन की बात करें, कि वो जैसे कि क्रिकेट खेलते हो आप, क्रिकेट बॉल फेंकी, तो उन्होंने कहा कि लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम उसकी, अगर लार्ज ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, थ्रो किया, तो लार्ज ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, इन दोनों को आप एक ही एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हो, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना। कि जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हो डेली कि वहाँ आराम से बॉल की पोजीशन भी पता चल जाती है और उसकी स्पीड भी पता चल जाती है, क्योंकि लार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती लार्ज ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वहाँ मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में हम वेलोसिटी और पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से एक ही एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। जबकि इन्होंने क्या कहा कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, m इसका मास है, v वेलोसिटी है, ठीक है, और r क्या है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है। तो अगर m मास का कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से एटम के अंदर इस तरह से मोशन शो कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि तुम 100% एक्यूरेसी से इस मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को और उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सको। कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कर रहे हो कि जैसे टेलीस्कोप लगा रहे हो, तो या तो बस पोजीशन देख पाओगे या फिर उस पोजीशन देख पाओगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी को 100% डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेसी से। या कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो कि आप वेलोसिटी को मेजर कर पा रहे हो, तो आप उसकी पोजीशन को नहीं देख पाओगे 100% एक्यूरेसी से। तो इन्होंने कहा कि पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का 100% एक्यूरेसी से एक ही एक्सपेरिमेंट से साथ साथ दोनों वैल्यू को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो यही बात देखो लिखी हुई है, वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी। एग्जैक्ट का मतलब यही है 100% एक्यूरेसी से ऑफ ए बॉल। तो बी कैन मेजर, सॉरी कैन नॉट नहीं, ये तो अभी बॉल की बात कर रहे हैं कि लार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसकी तो पोजीशन और वेलोसिटी हम 100% एक्यूरेसी से डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इज दिस ट्रू फॉर ए सब एटॉमिक पार्टिकल एज वेल, क्या एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ये बात ठीक है? तो इन्होंने कहा ये बात ठीक नहीं है, हम 100% एक्यूरेसी से दोनों को डिटरमाइन नहीं कर सकते। किस किस को? पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को। तो पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ है, वन कैन नॉट डेपिक्ट द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम, या फिर वेलोसिटी की बात कर लो, ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो इन्होंने कहा कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को और वेलोसिटी को 100% एक्यूरेसी से डिटरमाइन नहीं कर सकते। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो कि इस चीज़ को मेजर्स कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत स्पीड से ये मोशन शो करता है। तो ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट से अगर पोजीशन देख पा रहे हो तो फिर वेलोसिटी में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ ही जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि एक चीज़ में सर्टेनिटी होगी तो दूसरे में अनसर्टेनिटी हो जाएगी। सपोज पोजीशन को सर्टेनिटी से कैलकुलेट कर रहे हो तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ ही जाएगी। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। अब p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। अब हमें पता है मास तो फिक्स ही रहना है, बस चेंज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज होगा, या अनसर्टेनिटी होगी तो किस में होगी? वेलोसिटी में होगी। तो इसलिए डेल्टा x इंटू डेल्टा m इंटू डेल m इंटू वी एक्स, और वी एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो मास तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसलिए अनसर्टेनिटी किस में है? डेल्टा x और डेल्टा v में। तो वो किसके इक्वल हो गया? मास इधर चला गया, m इधर चला गया नीचे, तो ये क्या रिलेशन बन गया? डेल्टा x इंटू डेल्टा v x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm।
तो क्या कहा इन्होंने, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। तो ये टर्म देख लीजिएगा, वही लिखे हुए हैं सब, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब इन्होंने सिंपल वही एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, क्या कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई करके देखा और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए अप्लाई करके देखा इस रिलेशन को। ठीक, तो क्या आया रिलेशन निकल करके कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो मास होता है, क्योंकि वो काफ़ी कम होता है, ठीक, अब मास काफ़ी कम है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किस किस में, डेल्टा एक्स में और डेल्टा वी में। तो इस रिलेशन से भी हमें लग रहा है कि मास ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी कम होगी। जैसे कि लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि वो धीरे धीरे मोशन शो करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी और पोजीशन को हम डिटरमाइन 100% एक्यूरेसी से कर सकते हैं। तो मास ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी कम होगी, मास कम है तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो ये देखिएगा, मास अगर देखो कम है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी का जो प्रोडक्ट निकल कर के आया है, कैसे निकाला होगा, वही h/4πm है ना। h की वैल्यू रख दी होगी 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई 22/7 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। तो आप बस पावर को चेक कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 34 होता है ये। तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कुल मिलाकर के पावर क्या बचेगी, 10⁻3, और वो साइंटिफिक नोटेशन में कुछ चेंज किया होगा तो 10⁴। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिखी हुई यहाँ, बस अनसर्टेनिटी को अगर हम देखें तो बस पावर पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ देखो ये वैल्यू फिर भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक, कंपेयर टू दिस। यहाँ अनसर्टेनिटी कितनी है, देखो, अगर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास 1 ग्राम है या 10⁻6 किलोग्राम की बात कर लो, 1 मिलीग्राम इसके इक्वल होगा 10⁻6 किलोग्राम के, तो वहाँ अनसर्टेनिटी देखो काफ़ी कम है, 10⁻8 है ना। तो ये कह रहे हैं वैल्यू इज स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। तो इस अनसर्टेनिटी को हम क्या करेंगे, इनसिग्निफिकेंट मान लेंगे, क्योंकि बहुत कम अमाउंट है ये, है ना। यहाँ अनसर्टेनिटी फिर भी मीजरेबल है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्योंकि मास कम होता है तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, यहाँ अनसर्टेनिटी काफ़ी कम है या इनसिग्निफिकेंट है। तो यही बात इन्होंने बताई कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी किस पे अप्लाई होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, ठीक है, जबकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए मास ज़्यादा है तो अनसर्टेनिटी कम है। तो यही इसका एक एप्लीकेशन भी है। अब कभी कोई पूछ लेता है एप्लीकेशन ऑफ तो हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ लेता है। तो पहला एप्लीकेशन तो यही है कि हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ये एप्लीकेबल है, जबकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो मास होता है वो ज़्यादा होता है और अनसर्टेनिटी काफ़ी कम आती है, जिसे हम इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं, ठीक। तो कुछ फेलियर हैं बोहर मॉडल्स के। बोहर मॉडल्स इससे पहले वाले उसमें हमने कवर किया था, एक्चुअली इस स्लाइड को हमें वहीं कवर कर देना था, लेकिन क्योंकि अभी तब तक हमने हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ा था, है ना, डुअल नेचर नहीं पढ़ा था, तो एक्चुअल में जो ये बोहर मॉडल था वो इन दोनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वही उसका एक तरह से फेलियर था कि क्यों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एटम के अंदर है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो कैसी नेचर शो करेगा, नेचर को नहीं बता पाए। जब नेचर को नहीं बता पाए तो बोहर मॉडल डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने तो बस क्या कहा कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, इसको एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया। और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी भी होती है इसकी पोजीशन में कुछ, इस बात को भी एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन्हें वेव नेचर का नहीं पता था। तो क्योंकि इनके मोशन में अनसर्टेनिटी हो सकती है,
अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थे बोहर मॉडल के कुछ फेलियर्स। ठीक, उसके बाद लास्ट मॉडल बचा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की वीडियोस बेटा सब देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करते रहो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने से। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।